मोहतरम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पंजाब, डॉक्टर नौशीन, मिस्टर ज़िया हैदर रिजवी, पहले मैंने डॉक्टर लिखा था फिर मैंने काटा हुसैन जाफरी साहब, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अहम चीज़ जिससे तकरीबन हर शख्स का कोई ना कोई वास्ता ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा दोबारा आपने एक पब्लिक फोरम पर अल्ज़ाइमर एंड डिमेंशिया के ऊपर बात करके लोगों को फिर फोकस किया। हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर है माँ बाप बूढ़े हुए, कुछ लोग जल्दी यतीम हो गए, उन्होंने वो कैफियत नहीं देखी होंगी, मगर जिस घर के अंदर भी माँ बाप जैसे बूढ़े हुए तो एक डिमेंशिया की कैफियत ज़रूर आने लगती है और तकलीफ़ दह कैफियत है जो ज़िक्र हुआ यहाँ पर। और हर शख्स कहानी सुना सकता है कि कितना ताकतवर आदमी या ताकतवर औरत ज़िंदगी में, और जब उसकी बेबसी देखते हैं तो उसका अफसोस होता है। और मैं भी आंसू बहाता रहा हूँ इस चीज़ में अपने ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर भी, ज़िंदगी में भी। मगर मौत तो आएगी ना। अब इंसान की ज़ाती ख्वाहिश ये होती है कि मेरी मौत ऐसे आए कि मैं न किसी का डिपेंडेंट बनूं, ना फिज़िकली और मेंटली इतने ख़राब हालात हों। और ये हर शख्स दुआ भी करता है कि तूल नहीं पकड़े, लोगों को खिदमत ना करनी पड़े मेरी। और अल्लाह की मर्ज़ी है कि किस हाल में, किस अंदाज से, कब ले। और हम एक कुरान की दुआ है, रब्बे अरहुमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मैं हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे साथ मोहब्बत के साथ रवैया रखा, वैसे ही आप भी उनके साथ रखें। अब ये जो अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया है तो ख़ुद भी आदमी मोहतात रहता है। यानी मैं सोचता हूँ कि मुझे भी डिमेंशिया ना हो, मिसाल के तौर पर, और एक लॉस ऑफ मेमोरी की कैफियत है जो शुरू से मेरी अच्छी नहीं थी। जब मैंने अपना मास्टर्स की थीसिस डिफेंड की यूएस में 3-4 घंटे मुझे लगे, तो मैंने उनसे पहले ही ये कहा कि जितना मैंने पढ़ा है उसका एसेंस मुझे याद होगा, मगर अगर आप ऑथर्स के नाम पूछेंगे तो मुझे याद नहीं होंगे। ये मैंने पहले ही 4 घंटे की डिफेंस में पहले ही मैंने ये कहा कि ऑथर्स के नाम मुझे याद नहीं होंगे। और वो हमेशा मेरे जहन में शक्लें मुझे याद नहीं होती हैं, औरों को भी याद नहीं होती होंगी, और जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली जाएगी मुझे और याद नहीं रहेगा। तो मैंने इसके ऊपर पढ़ा बहुत, और यहाँ बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसके ऑथर का नाम मैं भूल गया था यहाँ बैठे बैठे, टाइटल मुझे याद था, वो है सक्सेसफुल एजिंग। और आजकल मेरी डेस्क पर है, मेरे साथ के हर मेज़ के करीब कोई ना कोई किताबें हैं जो सब कुछ अधूरी पढ़ी हुई हैं, जो पढ़ता जाता हूँ अपनी डेस्क से हटाकर लाइब्रेरी में रख देता हूँ, मुकम्मल जो हो जाती है। और कभी कभी तो 10 दिन के अंदर भी मुकम्मल हो जाती है, 5 दिन के अंदर भी हो जाती हैं, और कभी कभी 6-8 महीने पड़ी रहती है, क्योंकि उसकी एसेंस आप शुरू के चंद औराक के अंदर आप जान चुके हैं और आपका इंटरेस्ट कम हो गया। तो ये सक्सेसफुल एजिंग है बाय डैनियल जे लेविटिन। तो उसके अंदर मैं ख़ुद भी अपने मुतालिक सोचता था और उन बुज़ुर्गों को एडमायर करता था, बड़े बड़े फ़लसफ़ी गुज़रे हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ और डिमेंशिया से वो 90 की दहाई के अंदर भी उन चीज़ों से दूर रहे हैं। अच्छा, सारा कुछ जेनेटिक्स तो होगा, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑलवेज पर्टर्ड बाय द फैक्ट कि कोई ऐसे मार्कर्स जो पता चल जाएं जिसके ऊपर मैं कुछ कर लूँ ताकि मैं चीज़ें नहीं भूलूँ। तो भूलता तो हूँ और वक्त के साथ साथ ज़्यादा भूलने लगा हूँ, मैं कोई ऐसा सिग्निफिकेंट असर नहीं हुआ अभी तक अल्लाह का एहसान है। तो एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं अल्ज़ाइमर पे भी आऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कि मैंने जब गौर से देखा और पढ़ा कि कौन लोग हैं जो इससे कुछ दूरी रखते हैं, तो उसके अंदर आजकल अब ये कहा जा रहा है कि मेंटल एक्सरसाइजेज ऑलवेज हेल्प। और मेंटल एक्सरसाइजेज का मतलब ये कि पज़ल सॉल्विंग, मिसाल के तौर पर, तो मैं एक कंप्यूटर गेम का एडिक्ट हो गया था
और मैंने कहा कि यार अजीब बात है, तुम सदर पाकिस्तान बने हो, लोगों ने जिम्मेदारी दी है और तुम बैठ कर कंप्यूटर गेम खेलता हूँ। जब मैंने किताब खेलते हो तो जब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें पता चला कि यू मस्ट बी डूइंग वर्किंग एंड सॉल्विंग पजल्स। तो मैं आज़ाद हो गया। फिर मैंने कहा कि ये तो मेरी एक्सरसाइज है। बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी इट इज़ कंसिडर्ड कि जैसे बदन की एक्सरसाइज करता है, बदन की एक्सरसाइज का और दिमाग की एक्सरसाइज का बड़ा ताल्लुक़ है। लोग जानते नहीं हैं बाज़ लोग कि 3,000 या 3,500 BTUs या कैलोरीज आदमी बर्न करता है, तो उसमें निस्फ जो ग़िज़ा खाता है तो निस्फ उसका बदन कंज्यूम करता है और निस्फ उसका दिमाग कंज्यूम करता है। हाफ ऑफ द एनर्जी जो आप खाते हैं वो दिमाग कंज्यूम करता है। तो दिमाग तो बहुत हाई एनर्जी यूजिंग ऑर्गन है, बहुत हाई एनर्जी यूजिंग ऑर्गन है यानी, और इसको फिट रखने के लिए बदन की एक्सरसाइज भी ज़रूरी हैं। और आपने सुना नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक चेस प्लेयर 2-3 घंटे के अंदर इतनी एनर्जी यूज़ करता है जितना एक फुटबॉल प्लेयर 2-3 घंटे में यूज़ करता है। एंड दीज एक्सरसाइजेज इफ़ यू कीप योर माइंड, अपने दिमाग को आप पढ़कर और उसकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं पजल सॉल्व कर तो ये जो लिंकेजेस हैं दिमाग के, जो ऑल्जाइमर और डिमेंशिया में कमज़ोर होने लगते हैं, इन लिंकेजेस को री इस्टेब्लिश करने का इम्कान है। कोई कंफर्म्ड साइंस नहीं है, मगर साइंस इस तरफ इशारा ज़रूर करती है कि अपने दिमाग, आपके दिमाग की सेहत के लिए दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बदन को सेहतयाब रखने के लिए बदन का इस्तेमाल ज़रूरी है, इसी तरह से दिमाग को सेहतयाब रखने के लिए दिमाग का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। अब ज़िक्र हुआ आपका प्लान, और मैं समझता हूँ कि जिस दर्द के साथ आपने हुसैन साहब जिस तरह से आपने शुरू किया, ये एक इंसान की कैफियत है। जो घर के अंदर आदमी चीज़ देखता है और उसको गम लगता है, वही उसको लेकर फिर चलता भी है। इमरान खान साहब ने अपनी वालदा की बीमारी के एतबार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट शौकत खाना में इस्टेब्लिश किया, और उसके नतीजे में बाकी सारी चीज़ें बाद में लिंक होती गई। क्योंकि जब शौकत खाना शुरू किया था तो सियासत से कोई वाबस्तगी नहीं थी, जब बाहर निकल कर चीज़ें देखी तो सियासत से वाबस्तगी भी हुई। मुझे याद है कि ज़िया-उल हक़ साहब की एक बेटी डिफरेंटली एबल्ड थी, तो ज़िया-उल हक़ साहब को भी उसके अंदर काफ़ी काम किया। तो आदमी घर के अंदर जो कैफियत देखता है तो फिर सोचता ये है कि ये इसके ऊपर मैं काम करूं, और ये एक इंसान की अच्छी फितरत है कि वो ख़ुद देखकर भी हर चीज़ के अंदर मोटिवेट होता है। तो जेरियाट्रिक्स का जो शोबा है ये बड़ा अहम है। आपने ज़िक्र किया कि जेरियाट्रिक्स के लिए कोई बेड हॉस्पिटल में नहीं है। असल में सारे अक्सरियत 80% बेड जेरियाट्रिक बेड्स हैं, इस माना करके कि बुढ़ापे की बीमारियों का ही इलाज होता है, मगर स्पेसिफिकली जेरियाट्रिक अटेंशन देने के लिए यकीनन अलग डिपार्टमेंट्स अलग नहीं है। जेरियाट्रिक एक फील्ड है जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बढ़ी नहीं है जितना हो सकती है। तो एक तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के हवाले से जो हम समझते थे कि ब्लैक टाइप का प्लैक जो है वो ब्रेन के अंदर होता है। मेरे एक पड़ोसी थे, अब मुझे पता ही नहीं था अल्जाइमर्स का, जब बचपन के अंदर ज़ाहिर है ये भी नहीं पता था कि एमिलॉइड प्लैक्स होते हैं ब्रेन के अंदर। तो वो जब हम मस्जिद, हमारे वालिद साहब फजर के वक्त उठा देते थे कि मस्जिद जाना है, तो जब हम मस्जिद जाते थे तो वो एक बुज़ुर्ग हमारे पड़ोसी थे, उनके यहाँ गर्दन पर एक रुमाल सा रहता था, और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर लुकिंग रेट्रोस्पेक्टिवली अल्जाइमर्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते थे और उनका थूक भी कंट्रोल नहीं होता था, तो बेचारे वाइप करते रहते थे, बात करने में भी उनको कबाहत होती थी। तो वो ऐसी कोई, एक तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर जेरियाट्रिक्स के हवाले से तालीम ज़रूर शामिल है। सारे डॉक्टर्स अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को पहचान सकते हैं। और मुझे अफसोस इस बात का हुआ हुसैन साहब जब आपने जिक्र किया कि डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर सके। अच्छा, इट इज़ सरप्राइजिंग कि दिस डेंटिस्ट न्यू अबाउट अल्जाइमर्स ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, और डॉक्टर्स को नहीं पता हो, तो यहाँ कोई कसर रह गई कहीं पर, क्योंकि डॉक्टर्स को पहचानना चाहिए डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। दूसरी बात आपने ये कही कि इसके लिए माशरे के अंदर और आपके प्लान के अंदर जो मैंने देखा कि एक तो डिमेंशिया आउटरीच की बात की
ये बेइंतहा ज़रूरी है। मेरा तो पैशन ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए उन चीज़ों की जो खुद हैंडल कर सकते हैं। अब घरों के अंदर अगर लोगों को पता ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रेस होता है, मर्द औरत का स्ट्रेस रिकग्नाइज नहीं कर पाता, मंथली स्ट्रेस डायग्नोज नहीं, पता नहीं चलता उसको, कहता है कि एक दिन ये अच्छी बात करती है, दूसरे दिन ये इसका दिमाग टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैप है जो नेचुरल होना चाहिए माशरे के अंदर, उस इन्फॉर्मेशन गैप के अंदर आपका जो पहला पॉइंट है डिमेंशिया आउटरीच, और दूसरा पॉइंट कि डिमेंशिया अवेयरनेस, ये बेइंतहा ज़रूरी है। कि उर्दू ज़बान के अंदर ये कहा जाता था कि आदमी सठिया गया है। अब मैं तो 70 के ऊपर हो गया हूँ, तो मैं तो उससे भी आगे निकल गया ना। 60 के ऊपर कहा जाता है सठिया गया है कि अब इसकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही, ये फैसला सही नहीं कर रहा। तो सिर्फ इस हद तक की नॉलेज तो ना काफ़ी है कि सठिया गया है, तो लिहाजा जो हो रहा है वो हो रहा है, जो होगा वो होगा, है ना। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको कैसे, तो वो अवेयरनेस ज़रूरी है। अच्छा, मैं नहीं समझ सका एक पॉइंट आपने लिखा है डिमेंशिया रिस्क रिडक्शन। तो रिस्क रिडक्शन एक्सेप्ट फॉर व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आदमी अपने दिमाग की एक्सरसाइज करे, और रिस्क रिडक्शन और किस तरह से होगा। अच्छा, सपोर्ट ऑफ केयर गिवर, ये ज़रूर अहमियत है, बट मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे माशरा डेवलप हो, देखिए बेसिक्स बीमारी की सपोर्ट पर अभी हम कासिर हैं, मगर गोल ज़रूर होना चाहिए। बेसिक बीमारी पर कैसे कासिर हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी सपोर्ट हम दे नहीं पा रहे किसी न किसी अंदाज से, बट ज़रूर इन योर प्रायोरिटीज़, इन योर गोल, इन योर प्लान, दिस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। ये कैफियत के डिमेंशिया और अल्जाइमर्स वक्त के साथ साथ और एजिंग पॉपुलेशंस के साथ साथ बढ़ेगा, तो वो सोसाइटीज़ जहाँ एजिंग हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल बल्क ऑफ द पॉपुलेशन और सिग्निफिकेंट पोर्शन पॉपुलेशन का एजिंग की है, जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल जापान है और बहुत सारी जगह हैं, वहाँ के पैटर्न्स को हम स्टडी करें। बुनियाद जहाँ पर आती है वो एक फैमिली पर आती है। मुझे मालूम है एक साहब थे, ही वॉज द नाज़िर ऑफ द कोर्ट इन सिंध, और वो बड़े बुज़ुर्ग आदमी और उनकी दाढ़ी भी और बहुत अच्छे मुसलमान। तो इत्तेफाक से मैंने उनसे पूछा, आपने हज किया? कहने लगे नहीं। मैं पूछा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जी मेरी माँ जो है वो 15 साल से बेड रिडन है और मेरे अलावा कौन खिदमत करेगा उसकी। तो ये जो फैमिली है पाकिस्तान में, ये है बड़ी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मगर इसके अंदर टेंशन पैदा हो रहा है। अच्छा, टेंशन क्यों पैदा हो रहा है? एंड आई गिव गुड एग्जांपल्स एंड आई रिपीट दैट नेम ऑफ दैट बुक बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर जो 20वीं सदी के अंदर आया कि जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो अगर फैमिली उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, उसको समझेगी नहीं, तो फैमिली ब्रेक करेगी। और फैमिली इट इज़ मैरिज एंड मॉरल्स इन सोसाइटी बाय बर्ट्रैंड रसल, रिटन इन द 60s। तो वो कैफियत दुनिया में स्ट्रेस का बायस बनी है फैमिली में। हमारे फैमिली ट्रेडिशंस हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, इसके बावजूद कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि जॉइंट फैमिली की कैफियत कम होती जा रही है और कम हो रही है, उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो अपने बुज़ुर्गों की केयर करेंगे जिस तरह से हमारा मज़हब, हमारा कल्चर सब कुछ कहता है। इसको मजबूत करते रहना पड़ेगा। देखो, इंसानियत की तरक्की सिर्फ इल्म और नॉलेज और प्रोडक्शन और इनकम्स पर नहीं है, हमदर्दी पर है। इंसानी ताल्लुक़ की बुनियाद हमदर्दी है। इंसानी ताल्लुक़ की बुनियाद मेरा आपका लेन देन नहीं है। जब मैं डेंटिस्ट था तो मेरा ताल्लुक़ की बुनियाद ये नहीं थी कि मैं सर्विस प्रोवाइड करता था और इनकम पैसे लेता था। इंसानी ताल्लुक़ तो की बुनियाद ही हमदर्दी है। दीज आर जस्ट थिंग्स जो कमर्शलाइज होकर उस ताल्लुक़ को पक्का करती हैं। तो लिहाजा मैंने अपनी पार्लियामेंट्री जो स्पीच की थी उसके अंदर आखिर के अंदर जो मैंने आखिरी पॉइंट कहा था वो ये था, जहाँ 3 पॉइंट्स जो मुल्क ने सीखने हैं उसके अंदर एक था कि फ़ेक न्यूज़ को समझना शुरू करो, दूसरा ये था कि गीबत से गुरेज करो, और तीसरा ये था कि जो तरबियत है हमारी उस पर फोकस करें। एक तो तरीक़ा ये है कि जी पैसा डालें, केयर गिवर्स बनाएं, सेंटर्स बना दें, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, मगर अगर अंदर से मोटिवेट इंसान को आप कर लें तो यही हाल क्राइम का है। पुलिस को आप मजबूत करते जाइए एक तरफ से, मगर अगर अंदर से आप माशरे को ही
मोटिवेट करें कि किसी अंदाज से वो जराइम को और बुराइयों से और चीज़ों से दूर रहे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बनता है अंदर से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के ऊपर एक फोकस किया कि लोग दोबारा नहीं बल्कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें, ताकि हम अपने बुज़ुर्गों की तकालीफ़ को हैंडल कर सकें। और फिर सिर्फ उनकी तकलीफ़ नहीं है, उन बच्चों की और उन औलाद की भी तकलीफ़ है जो उनको देख रहे होते हैं। तो इट्स अ डुअल थिंग, ये अकेला एक नहीं कि उनको आप हैंडल कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी हैंडल कर रहे हैं, अपनी तकलीफ़ को भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये दो तरफ़ा कैफियत है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यास्मीन राशिद, जाफरी साहब, फैसल सुल्तान साहब और आप सब लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम।